चलिए बच्चों, आज हमारे पास एक चैप्टर है। ये है क्लास 8 का एक टॉपिक है। सोचा आपके हाफ ईयरली आ रहे होंगे तो उसके अंदर एक चैप्टर आने वाला होगा, तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे छोटी से छोटी रहे और आपको टॉपिक भी, कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ना बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। हमारी की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमारे देश में कैसे हुआ करती थी, या हम कैसे कैसे उनको अभी तक करते आ रहे हैं, या हम कैसे उनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसमें क्या नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि एनिमल्स और सारी चीजें सब के अंदर ह्यूमंस आते हैं, लेकिन सारे जितने भी हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं सिर्फ जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, जरा हाईलाइट कर लेते हैं अंडर में। तो सिर्फ प्लांट्स है बेटा जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अलावा कोई और नहीं है जो अपना खाना खुद बना सकता हो। ठीक है, अब ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो अब ह्यूमंस भी जब एनिमल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं तो मतलब हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, हम भी डिपेंडेंट है किस पर, प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये हमारे जानने वाली बात होनी चाहिए कि हर किसी को खाना तो चाहिए होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ना, हमें खाने से मिलती है एनर्जी, और एनर्जी हमें मिलती है अपने फूड से। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, वैसे कोई सा भी एनिमल हो, वो उसे कंज्यूम करता है, और कंज्यूम करने के बाद उसके फंक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें। हर ऑर्गेनिज्म को, अगर लिविंग बीइंग है तो उसे जरूरत है इन सब चीजों की। अब ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपके पास फूड हो। तो हमें यहाँ से पहली भी बोलती है कि ये फूड मतलब जो भी है हमें ऐसे लार्ज स्केल पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, लार्ज स्केल पे बनना चाहिए। अब 10,000 BCE तक की बात हो रही है, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा की बात हो रही है, कि पीपल नोमैडिक थे। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे फूड और शेल्टर के लिए। रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स खाते थे, ठीक है, एनिमल्स को हंट करा करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने कल्टीवेशन सीख लिया, प्रोडक्शन सीख लिया फूड क्रॉप्स का, और वहीं से इसका एग्रीकल्चर का बॉन्ड होता है। तो अगर हम बात करें तो आफ्टर 10,000 BCE के बाद हमने एग्रीकल्चर करना सीखा। तो अब एग्रीकल्चर करना सीखते हैं, तो एग्रीकल्चर जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो एग्रीकल्चर में बेटे सबसे पहले टर्म जो हमें सीखनी होती है वो होती है क्रॉप की। क्रॉप क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फसलें या फसल। ठीक है, तो जब एक तरीके के प्लांट बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम क्रॉप कहते हैं। जैसे अगर आप किसी ने कभी कोई खेत देखा होगा, जैसे कुछ बच्चे अगर रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या उनको मौका मिलता है कि वो कभी अपनी छुट्टियों में उसमें कि गाँव में जा पाते हैं, अपने होम टाउन में जा पाते हैं, तो देखेंगे कि जो ना एक खेत में एक ही तरीके के पौधे लग रहे हैं। अगर गेहूं उग रहा है तो गेहूं ही है सारे में चारों तरफ। ठीक है, तो ऐसे प्लांटेशन को ही हम क्रॉप। अब क्रॉप जो है ना बेटा अलग अलग टाइप के हैं, सीरियल्स भी हैं, यानी अनाज, आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग चीजें हैं ये। ठीक। अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक रीजन से दूसरे रीजन तक चेंज हो जाती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है कि आप वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अगर सर्दियाँ पड़ रही है तो गर्मियों की क्रॉप साउथ इंडिया में ग्रो कर सकते हो, उस टाइम में वहाँ पर उनका क्लाइमेट इतना ज्यादा गर्म ठंडा नहीं होता। ठीक है, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम अपनी क्रॉपिंग पैटर्न्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। सबसे पहले आती है खारिफ क्रॉप या खरीफ क्रॉप, और दूसरी होती है रबी क्रॉप या राबी क्रॉप। यही आपको प्रेजेंटेशन दो कहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो क्रॉप्स, ध्यान कीजिएगा, रेनी सीजन में सो करी जाती है। रेनी सीजन में सो करने का मतलब बोते हैं उन्हें हम बारिश के सीजन में। ठीक है, और उन्हें हम काट लेते हैं सर्दियां शुरू होने से पहले। तो लगभग करीब हम जून से सितंबर तक का ये काम चलता है बोने का इन्हें। ठीक है, इसमें हम पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी की सारी क्रॉप उगाते हैं। इन क्रॉप को खारिफ क्रॉप। ठीक है, अब कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं बेटा जो कि विंटर के सीजन में अक्टूबर से लेके मार्च तक सो करी जाती है, यानी बोई जाती है। ठीक है, मतलब उगाई जाती है इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, इनको हम राबी क्रॉप। इनका देख लो टाइम फ्रेम कितना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने इधर, 6 महीने हो गए। तो ये दो फसलें इस तरीके के हमारे देश में होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, वीट, ग्राम, पील, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब इसके ये है। ठीक है, बिसाइड दीज पल्सेस और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो है बेटा और फ्रूट जो है, जो हॉर्टिकल्चर और पार्ट है, वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे बैकएंड में काम करता रहता है, वो ग्रो होते रहते हैं। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। गर्मियों के मौसम में बहुत जगह सब्जियां आपने देखा होगा आती है, हरी सब्जियां जिन्हें हम कहते हैं घिया, तोरई, टिंडे, पालक, ये सब। ठीक है,
अब जब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, तो हमें ये तो पता चल गया कि बेटा एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, एग्रीकल्चर में क्रॉप आती है सबसे पहले। अब हम ये जानते हैं कि बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन आपको करने के लिए कैसे कैसे चीजों को करना पड़ेगा, कैसे कैसे अगर आप एक्टिविटीज करेंगे तो ही आप फसल उगा पाएंगे, तो ही आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि ये किसान कैसे मेहनत करता है। तो देखिए, नीचे आपको ना बेटा यहाँ पे कुछ ही देखिए 1 से लेके 7 तक ना कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो कि एक फार्मर या एक क्रॉप प्रोड्यूसर अंडर वो होता है इन एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, तभी वो जाके क्रॉप प्रोडक्शन कर पाता है। तो इसमें सबसे पहली जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अगर हम जाने तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना कि बेटा कोई भी फसल उगाने से पहले अगर हम गमले के अंदर एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो भी हमें गमले के लिए मिट्टी बनानी पड़ती है। तो वैसे ही हमें अगर इतने बड़े खेत में फसल लेनी है तो हमें उसके लिए भी मिट्टी बनानी पड़ेगी, उस तरीके से उसकी फेवरेबल सॉइल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स आपको उसमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि सॉइल को पहले टर्न किया जाए और उसे लूज किया जाए, जिसकी वजह से उसकी रूट्स जो है सॉइल के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर सके, अंदर तक जा सके, डेप्थ तक, और इजीली ब्रीथ कर सके। जब वो सॉइल के अंदर डेप्थ तक जाती है बेटा, ठीक है, तो रूट इजीली ब्रीथ कर पाती है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है सॉइल को लूज करना। ठीक है, उसे टर्न करना, जो कि जनरली हम देखा होगा अपने खेतों के बीच में ट्रैक्टर चलते हुए। ठीक है, तो उससे भी हम करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, देखो कुछ नेचुरल चीजें भी हैं जिनकी वजह से ये काम हो सकता है। वो है बेटा अर्थवर्म, माइक्रोब, ये ऑर्गेनिज्म जो है सारे के सारे सॉइल में ही रहते हैं और ये फार्मर के दोस्त माने जाते हैं। ये सॉइल को टर्न करते हैं, लीव करते हैं और उसके अंदर ह्यूमस भी एड ऑन करके चलते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है कि आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये 3 4 चीजें होती हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सॉइल के अंदर जो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हवा चल रही है बहुत तेज, लगता है आज आंधी या बारिश का ऐसा प्रकोप। चलिए, लेकिन अगर हम देखें, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, सिर्फ कुछ ही लेयर की सॉइल ऊपर की प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, यही न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है और इसी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है ना, वो है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन आप इसे करेंगे कैसे? हम इसको करने के लिए हमें दो एक्टिविटीज करनी होती है, एक टेलिंग और एक फ्लोइंग। ठीक है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ फ्लो। हम इसको एक फ्लो यूज करके कर सकते हैं। फ्लो का मतलब होता है बेटा हल। ठीक है, अब फ्लो जनरली किसके बने होते हैं? वुड और आयरन के बने होते हैं। अब सॉइल जो है ज्यादा सूखी है, इसको वाटर चाहिए, तो वाटरिंग बिफोर फ्लोइंग, तो उसे हमें पहले पानी देना पड़ेगा फ्लो, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी होगी तो उसमें फ्लो भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बिग क्लम्स ऑफ सॉइल मेड क्रम्स, अब इससे क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं ना मिट्टी में, तो बहुत बड़े बड़े उनके लम्स बन जाते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें लेवल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से लेवलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम हेल्प करते हैं। लेवलिंग किससे करते हैं बेटा? लेवलर से करते हैं। पहले तो क्या होता था बेटा, लकड़ी के टूल हुआ करते थे, लेकिन अब तो लेजर जेट टेक्नोलॉजीज आ गई है। ट्रैक्टर के ऊपर भी लेजर लगा के बिल्कुल पूरे वो खेत को स्कैन कर लेती है, उस हिसाब से वो उसे लेवल भी कर देती है। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देखते हैं हम क्या होता है। देखो ये होता है बेटा फ्लो। अब फ्लो क्या है? फ्लो के अंदर देखो 2 3 चीजें हैं। एक तो यहाँ पे देखिए बीम है, ये इसका फ्लो शाफ्ट है, और ये इसका है फ्लो शेयर, है ना। अभी फ्लो शेयर इसका मेन काम करता है बेटा, और ये आगे ये तो ट्रेडिशनल फ्लो है जो हम अपने जानवरों के साथ बैल और जोतों के साथ इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब तो मशीनरीकरण हो गया, ट्रैक्टर और इन सब इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फ्लो के बारे में आपको बता रहा था कि फ्लो बहुत एशियंट टाइम से टेलिंग और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम फर्टिलाइजर भी ऐड करते हैं, वीड्स को भी रिमूव करते हैं, सॉइल को भी टर्न करते हैं। ये पहले वुड का हुआ करता था और इसे एक पेयर ऑफ बुल या हॉर्स कैमल्स का इस्तेमाल करके करते थे यूज फील्ड में, और एक ट्रायंगुलर शेप की आयरन स्ट्रिप लगी होती थी इसके फ्लो शेयर पे, जो कि मिट्टी में अच्छे से काम कर पाती थी। और ये जो प्लेट होती थी आयरन की, ये एक वुड के स्ट्रक्चर से जुड़ी होती थी जिसे फ्लो शाफ्ट बोलते थे। एक ये हैंडल होता था इसके शाफ्ट के एंड पे, जिससे इसको कंट्रोल कर लिया जाता था, जिस साइड मोड़ना है किस साइड नहीं चलाना, इस तरीके से। फिर एक आता था बेटा हो क्या है, एक सिंपल टूल है जो कि वीड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लूजनिंग ऑफ ऑयल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना। वुड और आयरन की एक स्ट्रॉन्ग रॉड से जुड़ा होता है और बेंट प्लेट इसके पीछे लगी हुई होती है, इसकी वजह से सारे काम आसानी से कर पाता है। ये देखो इस तरीके से होता है बेटा कुछ हो।
ये रॉड, ये इसकी बीम होती है, ये इसकी पीछे प्लेट होती है, आपने ट्रैक्टर को पीछे से ही लगा होगा, कल्टीवेटर ड्रिवन बाय ट्रैक्टर, इसलिए यहाँ पे ये कल्टीवेटर है। नाउ जन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ठीक है, अब ये ट्रैक्टर से होती है खेती, अब कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले हम ये सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। अब देखो हम जानते हैं बेटा सोइंग क्या होती है। अब लूजनिंग और टर्निंग और सॉइल प्रिपरेशन तो हमने कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हो अब हम देखते हैं कि सोइंग कैसे करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं। सबसे पहले बेटा सोइंग का मतलब हम जान लेते हैं। सोइंग का मतलब होता है सीड बोने के प्रोसेस को खेत में हम सोइंग कहते हैं। ठीक है, अब इस सीड बोने के प्रोसेस को सोइंग कहते हैं। अब सीड हम ऐसे तो बो नहीं सकते, सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ता है बेटा सीड्स का। सीड्स का सिलेक्शन करते हैं जब हम, सीड का सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हम लेते हैं और फिर उन्हीं को हम बो करते हैं, सो करते हैं मतलब। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के सीड्स आप कैसे ले सकते हैं, आप ओवरनाइट सीड्स को पानी के अंदर सोक करके रख दीजिए। जो सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे ना, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है, उनको आप रिमूव कर दीजिए। जो सोक डाउन हो गए हैं वो सीड अच्छी क्वालिटी के हैं, आप उनको सो कर दीजिए। इस तरीके से एक्टिविटी भी आपको बता रखी है 1.1 एक्टिविटी, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे नीचे आपको फिर एक ट्रेडिशनल टूल बता रखा है। ठीक है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता था, इसकी वजह से ना सोइंग बहुत आसानी से हो जाती थी और एक पैटर्न में क्रॉप होती थी। वरना पहले किसान ऐसे ऐसे फेंकते रहते थे, वो कहीं ज्यादा सीड डल गए, कहीं कम सीड डले हैं, तो जो कम सीड वाले हैं वहाँ पे पौधे, वहाँ पे क्रॉप कम रह गई, जहाँ पे ज्यादा सीड है वहाँ पे क्रॉप ऐसे उग भी नहीं पाई। ठीक है, तो ये सीन होता था। तो देखिए बच्चों, है ना, तो ये सोइंग करते हैं हम। सोइंग करने के लिए हमें ऐसे हम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर ट्रेडिशनल टूल्स ये हुआ करते थे। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता था बेटा, इसके अंदर सीड्स डालते थे, तो रो वाइज आराम से सीधे सीधे लाइन में एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ तो हो जाती है। ठीक है, अब हम कुछ इस तरीके का एक सीड ड्रिल का इस्तेमाल करने लगे। ये एक सीड ड्रिल है बेटा। ठीक है, सीड ड्रिल इस फिगर में दे रखी है, इसे ट्रैक्टर के पीछे डालते हैं और इसके अंदर सीड्स भर देते हैं, तो ये लाइन से एक बारी में शो करते चले जाते हैं। इससे काम भी आसान हो जाता है, मेहनत भी उतनी नहीं लगती बेटा, और एक अच्छी क्रॉप ग्रो होती है। ठीक है, इसकी वजह से अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अब फ्यू प्लांट्स एक दूसरे से ओवर क्राउडिंग नहीं होगी एक तो। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट्स की लड़ाई नहीं होगी। अब न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट्स की लड़ाई नहीं होगी तो प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सॉइल से मिल पाएंगे। इसकी वजह से कुछ ही प्लांट्स को उगाया जाता है, इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग बच जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेप आता है बेटा, वो स्टेप है एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब जरूरी नहीं है क्रॉप को सिर्फ आपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे उगा दिया उसकी वजह से वो अच्छी होगी, आपको उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड करेंगे, आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का प्रोसेस सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, या तो फर्टिलाइजर्स ऐड करें या फिर आप मैन्योर ऐड करें। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को जब हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ताकि प्लांट हमारा हेल्दी ग्रोथ रखे, तो उसको हम प्रोसेस को मैन्योरिंग या फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है ना कि हमें ना सीड्स को, वो सॉइल को, सॉरी, वो हमें सॉइल को एक टाइम के लिए फैलो छोड़ना पड़ता है, यानी बिना यूज करे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ताकि जिसके उसके अंदर उसकी न्यूट्रिएंट वापस रीगेन कर सके सॉइल। लेकिन क्या होता है जब हम कंटिन्यूस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसके ना न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म में उसके न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैन्योर तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे आजकल आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक खाना बहुत थोड़ा सा कॉस्टली आता है नॉर्मल खाने के मुकाबले, तो ऑर्गेनिक खाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मैन्योर इस्तेमाल करते हैं और इनऑर्गेनिक के अंदर हम फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बल्कि मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया जाता है। जैसे कि हमारा वर्मी कंपोस्ट एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम अपने गार्डन में भी इस्तेमाल करते हैं शहर में ना। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर है बेटा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद भी कुछ पार्ट्स हैं जो हमें करने पढ़ने। ठीक है, तो वो पार्ट्स हम आगे अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक होपफुली आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई आप लोगों का डाउट है बेटा तो आप वो क्या करें, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन।